Good morning everyone. I hope you and your family will be safe at your home. Today we will discuss about fundamental of nursing in which our topic is vital sign. तो vital sign क्या होते हैं? vital sign के अंदर हमारे नर्सिंग के अंदर क्या साइन हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टीपीआर, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। इसके अलावा आजकल हमारे वाइटल साइन के अंदर एक साइन और ऐड कर दिया है जिसका नाम है पेन। इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको सुपरफिशियली बता देता हूं कि वाइटल साइन क्या होते हैं। तो जो वाइटल साइन है उनको कार्डिनल साइन या वाइटल साइन बोला जाता है। अब इनको वाइटल साइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, इसलिए इनको वाइटल साइन बोला जाता है। जैसे अगर आपका रेस्पिरेशन बंद हो जाए, तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी प्रकार आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो क्या अफेक्ट होगा? बीपी, ब्लड प्रेशर। अगर आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसीलिए इनको बोला जाता है वाइटल साइन। और ये वाइटल साइन जो होते हैं हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को शो करते हैं। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? वाइटल ऑर्गन हो गया आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। और वाइटल साइन जो है इनकी जो फंक्शनिंग है कि ये सही प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस चीज को शो करता है वाइटल साइन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिग्निफिकेंट वेरिएशन में इंडिकेट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बैक्टीरियल इन्वेजन एंड अदर प्रॉब्लम। तो जो वाइटल साइन जो होते हैं इनकी सबकी एक टेम्परेचर हुआ, पल्स हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, बीपी हुआ, इनकी सबकी एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर उस नॉर्मल रेंज के अंदर किसी प्रकार का वेरिएशन आ जाएगा गाइस तो क्या होगा? वो वेरिएशन शो करेगा कि या तो ऑक्सीजन के कंजप्शन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है बॉडी के अंदर, अदरवाइज किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ या और कोई अदर प्रॉब्लम है, उसको फाइंड आउट करने के अंदर जो है वाइटल साइन जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो वाइटल साइन है दोस्तों हमारे हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन एंड नर्सिंग केयर प्लान। तो जो वाइटल साइन होते हैं ये किसी भी पेशेंट के अंदर उसकी डिजीज को फाइंड आउट करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हेल्प करते हैं, जो वाइटल साइन होते हैं ये हेल्प करते हैं किसके अंदर? डिजीज जो होती है उसको फाइंड आउट करने में, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने में, मेडिकेशन प्रोवाइड करवाने में पेशेंट को। उसके अलावा हमारे नर्सिंग के अंदर जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है तो उसको बनाने के अंदर भी जो वाइटल साइन जो होते हैं ये क्या करते हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। पल्स की बात करें तो 60 to 100 एक एडल्ट पर्सन के अंदर नॉर्मल होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 mm ऑफ Hg। अभी इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। हम फर्स्ट वन लेते हैं टेम्परेचर। तो अब जो हमारा वाइटल साइन फर्स्ट चल रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड्स तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि हमारी बॉडी के द्वारा टोटल कितनी हीट जनरेट की गई, हमारी बॉडी के द्वारा कितनी हीट का प्रोडक्शन हुआ, कितनी हीट का निर्माण हुआ, उसमें से जो हीट लॉस हो गई, हीट लॉस होने के बाद जो टेम्परेचर बचता है वो होता है आपका बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी ने कितनी हीट बनाई और उसमें से कितनी हीट लॉस हो गई, उसके बाद जो बचेगी वो होगा आपका बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज द टोटल प्रोडक्शन
बाय द बॉडी माइनस हीट लॉस। ये होता है आपका टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया सेंटीग्रेड में। इसके अलावा फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा बात करें तो भाई हमने पढ़ा कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट का प्रोडक्शन तो किन वेज के द्वारा हो रहा है और तो हीट लॉस किन वेज के द्वारा हो रहा है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। उससे पहले रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के द्वारा जो ये रेगुलेशन किया जाता है, हीट का जो प्रोडक्शन किया जाता है, इसके अलावा जो हीट का लॉस होता है उसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इसकी दो मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म के द्वारा हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस होता है। तो जो हीट का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोडक्शन को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और जो हीट लॉस होती है उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। अब जो ये हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का काम है, इसको हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर फ्रेंड्स ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर क्या है, तो आपको याद रखना है सीधा सिंपल सा कि हाइपोथैलेमस। और ये कहां प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर। ये क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। आपका जो हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य करता है। वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी कि हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है बॉडी के द्वारा, बॉडी के द्वारा हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो बॉडी के द्वारा जिन वेज के द्वारा, जिन तरीकों के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है वो है, फर्स्ट वन आता है अपना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, आपने फूड लिया, फूड मतलब क्या लेंगे आप? या तो प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फैट लेंगे, इनमें से कुछ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो इनका क्या होगा? बॉडी में जाने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, और उस मेटाबॉलिज्म से हीट का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, हीट प्रोडक्शन होता है। प्रोटीन से अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो हीट का प्रोडक्शन कितना होगा? 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमको कितनी हीट देगा? वो देगा 4 किलो कैलोरी। और अगर 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो वो देगा 9 किलो कैलोरी। क्या कितनी देगा दोस्तों? 9 किलो कैलोरी। यानी कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म के टाइम पे सबसे ज्यादा हमको हीट किसने दी? फैट ने। और दोस्तों जो ये हीट का प्रोडक्शन होता है ये होता है एटीपी की फॉर्म के रूप में। जो हीट प्रोडक्शन होता है ये होता है एटीपी की फॉर्म के रूप में। अब नेक्स्ट हमारा जो वे है हीट प्रोडक्शन का, जिसके द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है, वो है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि इसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का कोई रिलेशन नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो होता है फूड का, उसके अंदर बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है फ्रेंड्स वो इंक्रीज हो जाती है, और उसके इंक्रीज होने के कारण हीट का प्रोडक्शन होता है। तो जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड है उसके अंतर्गत फैट से जो फैट डाइट ली उससे क्या मिलेगी? 4% हीट प्रोडक्शन होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट लिए तो 6%, प्रोटीन डाइट ली है तो 30%, और अगर मिक्स्ड डाइट ली है तो आपका 12% हीट का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन बात करें हम एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन हैवी वर्क कर रहा है तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि हम कोई हैवी वर्क कर रहे होते हैं या खेतों में वर्क कर रहे होते हैं
तो हमारे पसीना आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और उसको नॉर्मल करने के लिए हमारी बॉडी का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अगर कोई पर्सन हैवी वर्क कर रहा है, कोई पर्सन हैवी वर्क कर रहा है या हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। हीट का प्रोडक्शन क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा अगर कोई पर्सन हैवी वर्क या एक्सरसाइज कर रहा है तो। अब नेक्स्ट वन हम बात करें स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखिए कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को। या किसी पर्सन के अंदर एंजाइटी हो रही है यानी घबराहट हो रही है, डिप्रेशन में है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या होता है, जो पर्सन जो होता है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में जो ओवेरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो भी क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। फीमेल्स के अंदर ओवेरी से जो हार्मोन निकलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, एमसी साइकिल के दौरान जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन की बात करें एनवायरमेंटल कंडीशन। तो एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, यदि जैसे कि समर टाइम चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई पर्सन है तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कोई पर्सन उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। जबकि जो सर्दियों का मौसम है, विंटर सीजन है, उसके अंदर क्या होगा, पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज रहेगा। पर्सन का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है और उसकी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है। क्या हो गया है फ्रेंड्स, कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है, कोई इंफेक्शन हो गया है, तो वो भी क्या करता है, आपके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, आपके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है फीवर। फीवर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो बॉडी टेम्परेचर किसमें हेल्प करता है, उन बैक्टीरिया को किल करने के अंदर हेल्प करता है। अब नेक्स्ट वन हम बात करें तो नेक्स्ट वन है हमारे पास स्लीप। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्लीप। यदि कोई पर्सन स्लीप की कंडीशन में है, सो रहा है, तो उसके अंदर जो हीट प्रोडक्शन होगा वो लेस होगा, लेस हीट प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और फास्टिंग कंडीशन पे है, कोई पर्सन व्रत कर रहा है, फास्ट है किसी का, तो उस कंडीशन में भी जो हीट का प्रोडक्शन होगा वो होगा लेस। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं वेज ऑफ हीट लॉस। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हीट का लॉस होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं वेज ऑफ हीट लॉस, यानी कि हीट लॉस किन किन तरीकों से होगा हमारी बॉडी से। तो फर्स्ट वे है जिसके द्वारा हीट लॉस होता है वो है हमारे पास बाय द स्किन। स्किन के द्वारा हीट का लॉस होगा। स्किन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हीट के रेगुलेशन में। स्किन वो ऑर्गन है जो
हीट के रेगुलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर हम 4 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर हीट लॉस का वो है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि कंडक्शन में जो हीट का लॉस होगा वो होगा डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। स्किन के कांटेक्ट में कोई सब्सटेंस आ रहा है उसके द्वारा जो हीट लॉस होगा वो मेथड कहलाएगा आपका कंडक्शन। वो मेथड कहलाएगा आपका कंडक्शन। जैसे कि वाटर, आप नहा रहे हो तो आपके स्किन के कांटेक्ट में क्या आया वाटर, तो वो जो मेथड है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन वो है आपका कंडक्शन का। अब नेक्स्ट मेथड आता है स्किन के द्वारा जो हीट लॉस होता है उसमें है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर लॉस होगा, हीट लॉस होगा, वो होगा सर्कुलेटरी एयर के मूवमेंट के कारण। किसके कारण होगा? जो सर्कुलेटरी एयर होगी उसके कारण जो हीट लॉस होगा वो मेथड कहलाता है आपका कन्वेक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड की बात करें, नेक्स्ट मेथड आता है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा कि जो हीट का लॉस होगा फ्रेंड्स वो एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में होगा, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बाय द रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा होगा और ये जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है 60% हीट लॉस सबसे ज्यादा किसी मेथड के द्वारा होता है तो वो होता है आपका रेडिएशन। नेक्स्ट वन हम बात करें, नेक्स्ट मेथड है आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन के अंदर जो हीट लॉस होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म के अंदर होगा, वो होता है आपका इवापोरेशन। नेक्स्ट वन हम बात करें, इसके अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जिनसे हीट का लॉस होता है। जैसे कि आपका लंग्स है, किडनी है, बॉवल्स है। लंग्स के द्वारा कैसे होता है आपने देखा होगा कि आप सर्दियों के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन किया तो उसमें आपने एयर को इनहेल्ड किया, आपने एयर को अंदर लिया और उसके बाद जब आप उसे छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो वार्म फील होती है, गर्म महसूस होती है। तो वो जो मेथड है हीट लॉस का वो होता है लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट वन हम बात करें थ्रू द किडनी। किडनी के द्वारा हीट का लॉस कैसे होगा कि आपकी किडनी का वर्क है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। ब्लड फिल्टर करके क्या करना है? यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब जब किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन कर दिया तो हम उसको क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं और वो भी क्या करता है एक जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। तो जो आपका वो मेथड है वो होता है थ्रू द किडनी। अब थ्रू द बॉवल्स यानी कि फीसिस के द्वारा जो हीट का लॉस होगा वो होगा आपका थ्रू द बॉवल्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर लेने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और कौन कौन सी साइड से टेम्परेचर ले सकते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए आपके दो प्रकार की स्केल चलती है, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड और एक चलती है फ़ारेनहाइट में। और आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोला जाता है थर्मामीटर, उसको बोला जाता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के अंदर दो पोर्शन होते हैं। ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है ये तो कहलाता है प्लग और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है स्टेम, इसको बोलते हैं स्टेम। और इसमें दो प्रकार की काउंटिंग चलती है, एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड में, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट
तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यही कोरल टेम्परेचर होता है आपका। अब नेक्स्ट वन हम बात करें, इसके अलावा हम एक्सिला से टेम्परेचर ले सकते हैं, रेक्टम से ले सकते हैं। तो एक्सिला से जो टेम्परेचर लेंगे वो टेम्परेचर क्या होता है कि यहाँ पर पसीने वगैरह की वजह से जो टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, थोड़ा कम आता है। इस वजह से इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू या तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमने लिया है तो उसमें 0.3 से 0.6 क्या कर देंगे, टेम्परेचर प्लस कर देंगे, और अगर फ़ारेनहाइट में लिया है हमने तो 0.5 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जो नॉर्मल आपके एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसके अंदर जब हम प्लस करेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तो हमारा कितना आ जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर। और रेक्टम की बात करें तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई जो होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है ब्लड सप्लाई, जिसके कारण टेम्परेचर रेक्टम से जो टेम्परेचर लेते हैं उसके अंदर टेम्परेचर क्या आता है, ज्यादा आता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है तो 0.3 से 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। और अगर फ़ारेनहाइट में लिया है तो क्या करेंगे, 0.5 से 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर जो लेते टाइम आता है वो कितना हो सकता है, 99.6 डिग्री। ये नॉर्मल है। जब इसमें से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके अलावा एक टेम्परेचर और होता है, उसको बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपके बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है। देखिए आपने देखा होगा, जैसे एक तो जमीन है हमारी, तो उसके ऊपर का टेम्परेचर और उसकी नीचे का टेम्परेचर देखिए, तो वैसे ही कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है, बॉडी ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है वो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, यानी इनसाइड द बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। अब अगर इसकी सेंटीग्रेड में बात करें कोर बॉडी टेम्परेचर की, तो ये हो जाएगा 37.8 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो पूरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस वैल्यू को जो फ़ारेनहाइट में है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो उसका फॉर्मूला है आपके पास, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। और फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम आपको वैल्यू पुट करके बताएं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहां पर रखें, तो फ्रेंड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें से 32 माइनस कर देंगे, 32 माइनस कर देंगे, इंटू 5/9। तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम पढ़ेंगे कि जो
क्या क्या तो एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी क्या इनके फायदे हैं क्या इनके नुकसान हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट एडवांटेज होता है हमारे पास माउथ से टेम्परेचर लेने का, वो होता है गुड ब्लड सप्लाई अंडर द टंग। जो टंग होती है हमारी, उसके नीचे हमें गुड ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर की जो रीडिंग आती है वो एकदम स्लो आती है, उसके फॉल्स होने के चांस नहीं रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि नर्स जो है उसको पता नहीं होता कि पेशेंट ने जो थर्मामीटर का जो बल्ब है उसको कहां पर रखा हुआ है, अंडर द टंग, टंग के नीचे कहां पर उसने प्लेस किया है उसको। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है, थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो जो एयर के कांटेक्ट में कम आता है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, ये इसका एडवांटेज होता है, जिसके कारण ट्यूब रीडिंग आती है। लेकिन वहीं हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है, बल्ब को चबा सकता है। और फ्रेंड्स आपको एक चीज और बताऊं, थर्मामीटर के अंदर पाई जाती है मर्क्यूरी। थर्मामीटर के अंदर क्या पाई जाती है, मर्क्यूरी, जो कि बहुत हीट सेंसिटिव होती है और जब टेम्परेचर मिलता है तो वो मूव करती है आगे की ओर। तो फ्रेंड्स जो अगर पेशेंट ने उसको बाइट कर लिया, बल्ब को बाइट कर लिया, तो उसके मुंह में क्या जा सकती है, मर्क्यूरी जा सकती है और ये लेड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें हम माउथ से टेम्परेचर लेने का, जो नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे पास वो है इजी टू यूज अंडर द टंग, यानी कि हम जो थर्मामीटर होता है उसको टंग के नीचे इजीली प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वही डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज आता है हमारे पास कि इसके अंदर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वही बात करें इसके नेक्स्ट एडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज है कि माउथ से जो टेम्परेचर लेते हैं, एक नर्स जो माउथ से किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेती है तो उसके अंदर किसी प्रकार की प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की प्राइवेसी की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि वही डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की, जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है अगर उसको सही तरीके से साफ नहीं किया गया हो, सही तरीके से क्लीन नहीं किया गया हो फ्रेंड्स, तो वो बिटर टेस्ट या बैड टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा इसमें एक और डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, यदि पेशेंट ने रिसेंटली टेम्परेचर लेने से जस्ट पहले 15-20 मिनट के अंदर अगर कोई हॉट या कोल्ड ड्रिंक्स ली है तो वो भी क्या कर सकता है, टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा, जिसके कारण फॉल्स रीडिंग देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, यानी कि माउथ से टेम्परेचर लेते समय कौन कौन से इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, किन पेशेंट से हम माउथ के द्वारा टेम्परेचर नहीं ले सकते, किन पेशेंट्स का। तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास चाइल्ड। यदि कोई चाइल्ड है लेस देन 6 ईयर्स से छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, उसका हम टेम्परेचर माउथ के द्वारा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन मैंने आपको अभी बताया था कि वो पेशेंट क्या कर सकता है, एक छोटा बच्चा है उसको पता थोड़ी ना है कि इसको चबाना नहीं, वो चबा गया तो मर्करी चली जाएगी और लेड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे डेथ तक हो सकती है फ्रेंड्स। इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम माउथ से टेम्परेचर नहीं ले सकते। कोई मेंटली अनस्टेबल पर्सन है, मेंटली इल पर्सन है, उसके अंदर भी हम माउथ से टेम्परेचर नहीं ले सकते क्योंकि वो भी चबा सकता है। इसके अलावा अगर उसने सही तरीके से थर्मामीटर को पकड़ा नहीं, छोड़ दिया बीच में, तो वो गिर जाएगा। इस वजह से भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं इन पेशेंट्स के अंदर माउथ से टेम्परेचर लेने को। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो जो कन्वर्जन के पेशेंट होते हैं, जिनको दौरे आते हैं फ्रेंड्स, उनके
उनके अंदर भी हम माउथ के द्वारा टेम्परेचर नहीं ले सकते। इसके अलावा किसी पेशेंट के माउथ के अंदर या तो कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ या फिर इन्फेक्शन है, तो उस पेशेंट के अंदर भी हम माउथ के द्वारा टेम्परेचर लेने को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेम्परेचर बाय एक्जिला। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करें टेम्परेचर बाय एक्जिला, यानी कि एक्जिला के अंदर टेम्परेचर लेंगे, उसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं जिसमें हम एक्जिला से टेम्परेचर लेते हैं। उसका फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास की लेस डिस्कम्फर्ट फॉर द पेशेंट को लेस डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट को कम डिस्कम्फर्ट होगा। और वहीं डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर मॉइस्चर, नमी पाई जाएगी पसीने की वजह से, तो वो क्या करेगी, फॉल्स रीडिंग को लीड करेगी, उसके कारण क्या आएगी, फॉल्स रीडिंग आएगी। इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो चिल्ड्रंस हो गए, मेंटल पेशेंट हो गए, हु आर नॉट एबल टू होल्ड थर्मामीटर, वो ऐसे पेशेंट्स हो गए जो थर्मामीटर को होल्ड नहीं कर सकते, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, मेंटली अनस्टेबल पर्सन्स हो गए, तो उनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इजीली टेम्परेचर ले सकते हैं एक्सिलरी मेथड के द्वारा। जबकि इसके डिसएडवांटेज की बात करें फ्रेंड्स तो ये क्या होगा, जो इसके अंदर जो बल्ब होगा, थर्मामीटर का जो बल्ब होगा वो एयर के या क्लॉथ के कांटेक्ट में रहेगा, और जब वो एयर के या क्लॉथ के कांटेक्ट में आएगा तो जो टेम्परेचर आएगा वो फॉल्स रीडिंग आने के चांस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यह है इसका डिसएडवांटेज। इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इसके ऊपर जो है, अगर पर्सन कोल्ड या हॉट ड्रिंक ले रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा बात करें तो जो हमने बात करी थी कि माउथ के द्वारा जो टेम्परेचर लेते थे उसके अंदर बिटर टेस्ट देखने को मिलता था, बैड टेस्ट आता था पेशेंट को, तो इसके अंदर डिस्कम्फर्ट नहीं होगा टेस्ट के अंदर, यानी कि बिटर टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये है इसका एडवांटेज। एक्सिलरी टेम्परेचर की ये हो गए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा टेम्परेचर असेसमेंट का वो है रेक्टल मेथड। इसके अंदर हम रेक्टम से टेम्परेचर लेंगे, तो रेक्टम से टेम्परेचर लेने की क्या क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो फ्रेंड्स, जब ओरल मेथड जो होता है वो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, यानी कि ओरल मेथड से टेम्परेचर नहीं ले सके हम, उस कंडीशन में ये मेथड बहुत यूजफुल होता है कि हम क्या कर सकते हैं, रेक्टल से के थ्रू क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं। अब इसके वही डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, यानी कि प्राइवेसी का डिसएडवांटेज है इसके अंदर। इसके अलावा इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर भी हमको एक गुड ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हमने जो थर्मामीटर है उसको करेक्टली प्लेस किया हो, थर्मामीटर को करेक्टली प्लेस किया हो, तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमें एक ट्रू रीडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो नीड ऑफ यूज ऑफ लुब्रिकेशन, यानी कि रेक्टम में थर्मामीटर को प्लेस करते समय लुब्रिकेशन का यूज नेसेसरी है, अदरवाइज इंजरी कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, यानी कि किन किन कंडीशंस के अंदर हम रेक्टम से क्या नहीं ले सकते, टेम्परेचर नहीं ले सकते, किन किन पेशेंट के अंदर हम रेक्टल मेथड के द्वारा टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो जिस पेशेंट के अंदर रेक्टल सर्जरी हुई होगी या रेक्टल इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, या कोई पेशेंट है जिसको डायरिया की कंडीशन है, या किसी पेशेंट के एनीमा लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में उन पेशेंट से हम रेक्टल के थ्रू टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ,
इसके डिस्क्रिप्शन में एक कॉमेडी चैनल का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए घरों में रहिए, सेफ रहिए।